नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार सोनी, लेक्चर फिजिक्स आरपीएस से रैंक 10। स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। कल हमने आवेशन की 3 विधियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो उस वस्तु पर आवेश को किस प्रकार से हम ज्ञात किया जा सकता है, किस प्रकार से पता किया जा सकता है कि वस्तु हमारी आवेशित है या नहीं है। अगर वस्तु आवेशित है तो उस पर आवेश किस प्रकार का है, धनावेश है या ऋणावेश। तो वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसको मापने के लिए खूब सारे उपकरण बने हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनदर्शी है, विक्षेप धारा मापी है, वोल्टमीटर है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। इस प्रकार से खूब सारे उपकरण हैं। तो इनमें जो सबसे सरल उपकरण है हमारे पास, वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसकी बात करते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी रचना क्या है। तो रचना के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक कांच का पात्र होता है। इस पात्र के अंदर इसका जो ऊपर वाला जो ढक्कन है, इसको कॉर्क की सहायता से बंद किया जाता है। इस कॉर्क के अंदर एक छेद लगा होता है, उस छेद की सहायता से एक धातु की छड़ लगाई जाती है। धातु की छड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, उसके ऊपर एक धातु की घुंडी या नोब लगा दी जाती है, ताकि आसानी से इसको आवेश दिया जा सके। रोड का जो दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे पर सोने की 2 पत्तियां लगा दी जाती है। अब ये जो 2 पत्तियां लगाई जाती है, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि ये पत्तियां एक दूसरे के पास आ सके और एक दूसरे से दूर जा सके। इस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जाता है। ये हमारी हो गई इसकी संरचना। इस विद्युतदर्शी की जो संशोषण क्षमता है, इसकी जो संवेदनशीलता है, उसको और बढ़ाने के लिए इन सोने की पत्तियों के पास में 2 एल्यूमिनियम की पत्तियां और लगा दी जाती है। अब ये काम किस प्रकार से करता है वो देखते हैं। तो एक आवेशित कांच की छड़ ली जाती है। आवेशित कांच की छड़ है, इसके ऊपर हमेशा धनावेश होता है। इस धनावेशित कांच की छड़ को ये जो हमारे पास धातु की गुंडी है, इससे स्पर्श कराया जाता है। जैसे स्पर्श कराया जाता है, इसके जो धनावेश है वो इस लोहे की रोड से बहते हुए, यहां से चलते हुए, और ये जो हमारे पास सोने की पत्तियां हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास सोने की पत्तियों पर आ गया धनावेश। अब दोनों पत्तियां हैं, दोनों पत्तियों पर धनावेश है, एक जैसे आवेश है, तो एक दो जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये पत्ती एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, तो जो पत्ती होगी वो हमारी फैल जाएगी। दोनों पत्तियां होगी एक दूसरे से दूर चली जाएगी, फैल जाएगी। जितना ज्यादा धनावेश होगा, पत्नी ये जो हमारे पास पत्तियां हैं उतनी ज्यादा फैलेगी। और अगर हमारे पास धनावेश कम है, तो ऐसी स्थितियों में जो पत्ती का फैलाव होगा वो कम होगा। तो पहली चीज तो हम यहाँ पर आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आवेश की मात्रा ज्यादा है तो पत्तियों पर जो हमारे पास फैलाव होगा वो ज्यादा होगा। आवेश की मात्रा कम होगी तो जो हमारी पत्तियां हैं उसका जो फैलाव होगा वो भी हमारा कम होगा। यहां पर हमारे पास धनावेश आया, तो प्रेरणन के कारण जो हमारे पास एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं उसके ऊपर आ जाएगा ऋणावेश। ये एल्यूमिनियम की पत्तियों पर आ गया हमारा ऋणावेश। प्रेरणन के कारण आवेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वस्तु पर आवेश होता है, जो अनावेशित वस्तु पर आवेश आता है, वो उसका ठीक विपरीत होता है। यानी यहां पर हमारे पास धनावेश आए तो यहां पर ऋणावेश आएगा। अब ये धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो जो हमारे पास पत्तियां होगी, उन पत्तियों के अंदर फैलाव और ज्यादा होगा। और पत्तियों में फैलाव ज्यादा होने से अगर पत्तियों पर थोड़ा सा भी अल्प भी आवेश आया है तो उसका भी हम यहाँ पर संसूचन कर सकते हैं। चलो, ये तो हमने अभी इसको धनावेश दे दिया। अब हम कोई और रोड लेते हैं। ये हमारे पास कोई और रोड है और ये हमारे पास जो रोड या छड़ है, इसके ऊपर कोई आवेश है। हमें पता नहीं कौन सा आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है, हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए इस छड़ को इस नोब के साथ संपर्क में लाया जाता है। जैसे ही छड़ को नोब के संपर्क में लाते हैं, इसके जो आवेश होंगे वो यहां से होते 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 वापस इन पत्तियों पर आ जाएंगे। 2 स्थिति हो सकती है। ये 2 स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है? या तो हमारे पास जो पत्तियां होगी वो और फैल जाएगी, या फिर जो पत्तियां होगी वो हमारे पास पास आ जाएगी। अब 1 मिनट आप ध्यान से सोचो कि पत्तियां फैलेगी क्यों। पत्तियां तभी ज्यादा और फैलेगी जब
इनके ऊपर धनावेश पर और धनावेश आ गया, यानी ये जो हमारे पास छड़ है इसके ऊपर धनावेश होगा तभी वो धनावेश यहां पर जाएगा, और धनावेश एक दूसरे को ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, जितना ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा फैलाव हमारा उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि नहीं, पत्तियां फैली नहीं, पत्तियां आपकी बात सिकुड़ गई। तो सिकुड़ कब सकती है, जब ये जो छड़ है इसके ऊपर ऋणावेश हो। तो ऋणावेश यहां से अंदर जाएंगे, धनावेश से ऋणावेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जैसे ही एक दूसरे को निरस्त करेंगे प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल कम होगा तो ये जो दोनों पत्तियां हैं ये हमारी सिकुड़ कर पास में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्रियाविधि से हम ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु पर आवेश ज्यादा है या कम है, ये ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु पर आवेश किस प्रकार का है, धनावेश है या ऋणावेश है, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक ये हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है और उनके बीच में संबंध क्या है। तो 10वीं क्लास के अंदर चलते हैं, फॉर्मूला पढ़ रखा है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश और आवेश के बहने में लगा समय t। तो I बराबर Q बटा T, Q को यहीं पे रखते हैं, T को उठा करके इधर ले जाते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। I विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, T समय का मात्रक है सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को कहा जाता है कूलाम। तो SI या MKS मात्रक इस आवेश का हमारे पास है कूलाम, परंतु इसके अलावा भी हमारे पास आवेश के और भी मात्रक हैं। सबसे पहले सीजीएस मात्रक की बात करते हैं। सीजीएस पत्ती में इसका जो मात्रक है वो मात्रक होता है स्थिर वैद्युत मात्रक, या हम इसको कहते हैं स्टेट कूलाम। सुविधा के लिए लिख देते हैं हम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब यूनिट। ये हमारे पास सीजीएस पत्ती के अंदर आवेश का मात्रक होता है। एक अन्य मात्रक भी होता है स्थिर चुंबकीय मात्रक, या हम इसको एब कूलाम भी बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक इसका सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो हमारे पास होता है फैराडे। अब हम चलते हैं कि इनके अंदर संबंध क्या क्या है, कूलाम में, ESU में, EMU में, फैराडे में, इन सब में संबंध क्या है। तो सबसे पहले इस वाले के अंदर देखते हैं कूलाम और ESU यानी कि स्थिर वैद्युत मात्रक, इनके बीच में क्या संबंध है। तो जो हमारे पास एक कूलाम है वो एक कूलाम हमारा बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के, स्थिर वैद्युत मात्रक के। कई बार कुछ किताबों के अंदर ये जो हमारा ESU है इसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, FR से भी लिखा जाता है, फ्रैंकलिन FR से भी लिखा जाता है। तो एक कूलाम बराबर हमारे पास होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन या फिर ESU। अब इन दोनों के बीच में चलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है ESU और EMU के बीच में। तो जो हमारा एक EMU है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, वो बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU के। एक EMU बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। दोनों को एक साथ लिखें तो एक EMU बराबर, यहां पर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 10 कूलाम। यानी जो हमारा EMU मात्रक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, वो ESU से बहुत बड़ा है और ये EMU कूलाम से भी बड़ा है। 10 कूलाम हमारा एक EMU के बराबर होता है। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मात्रक होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है हमारा फैराडे। तो एक फैराडे बराबर होता है 500 कूलाम। ये हमारा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक एक फैराडे। और यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास जो ESU है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। तो सबसे छोटा मात्रक हमारे पास हो जाएगा फ्रैंकलिन या इलेक्ट्रोस्टैटिक सब यूनिट, और जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा हमारा फैराडे, 500 कूलाम।
इनको हम व्यवस्थित करते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा होगा और कौन सा सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो हमारे पास मात्रक है वो तो है फैराडे। तो सबसे बड़ा मात्रक हो गया हमारे पास फैराडे। इसके बाद में चले तो कूलाम और ईएमयू की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा मात्रक है वो हमारे पास है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो उसके बाद में हमारे पास बड़ा मात्रक है ईएमयू। इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा कूलाम, क्योंकि एक कूलाम बराबर है 3 इंटू 10⁹ तो ये हमारे पास आ गया कूलाम। और जो सबसे छोटा मात्रक रह गया हमारे पास वो हो गया ईएसयू या फिर फ्रैंकलिन। ये हमारा इसको व्यवस्थित करने का तरीका। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, इसके बाद में ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या हम इसे एब कूलाम भी बोलते हैं। इसके बाद में हमारे पास कूलाम, और जो सबसे छोटा मात्रक है वो हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सब यूनिट या फिर फ्रैंकलिन। तो ये हमारे आवेश के मात्रक। कंपटीशन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकता है, आते भी हैं, आप प्रश्न पत्र देखोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आवेशों के गुणधर्म, यानी आवेशों की विशेषताएं क्या क्या होती है, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। तो आवेशों की हमारे पास 4 गुणधर्म है। कई बार आपको 3 गुणधर्म भी पढ़ाए जाते हैं। आवेशों की जो निश्चलता है, ये वाला जो गुणधर्म है ये छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम चारों के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये गुणधर्म क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेशों की योज्यता। योज्यता हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है जोड़ना। कोई निकाय है और उस निकाय में खूब सारे आवेश हैं, तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उस निकाय के अंदर जितने भी आवेश हैं सबका बीजगणितीय योग कर लिया जाता है। जितने भी आवेश हैं सबका बीजगणितीय योग कर लिया जाता है। बीजगणितीय योग का मतलब आवेश अगर धनावेशित है तो प्लस के चिन्ह के साथ रखेंगे, आवेश अगर ऋणावेशित है तो माइनस के चिन्ह के साथ रखेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई एक निकाय है, इसमें खूब सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn। तो इस पूरे निकाय का अगर हमें कुल आवेश ज्ञात करना है तो कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 प्लस Qn, सभी आवेशों को जोड़ लेंगे। लेकिन जोड़ना कैसा है, बीजगणितीय रूप में, यानी धनावेश है तो प्लस के चिन्ह के साथ, ऋणावेश है तो माइनस के चिन्ह के साथ। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि ये हमारे पास निकाय है। इस निकाय में हमारे पास 4 आवेश है। पहला आवेश है प्लस 2 कूलाम, दूसरा है माइनस का 3 कूलाम, इससे आगे हमारे पास है प्लस का 7 कूलाम और माइनस का 5 कूलाम। इस प्रकार से हमारे पास 4 आवेश हैं। हमें इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है तो सबको चिन्ह के साथ जोड़ना है। धनावेश है तो प्लस का चिन्ह लेना है, ऋणावेश है तो माइनस का चिन्ह लेना है। तो हम इसका कुल आवेश ज्ञात करते हैं। तो कुल आवेश Q बराबर 2 कूलाम प्लस का माइनस का 3 कूलाम, इसके आगे फिर 7 कूलाम प्लस का और माइनस का 5 कूलाम। धनावेश धनावेश को जोड़ लेते हैं, ऋणावेश ऋणावेश को जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। तो धनावेश 2 और 7 हमारे पास हो गए 9 कूलाम, ऋणावेश हुए 3 और 5 यानी माइनस का 8 कूलाम। तो हमारे पास आ जाएगा इस निकाय का कुल आवेश 1 कूलाम। इस प्रकार से हम किसी भी निकाय का कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरे गुणधर्म में चलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। कुछ हमारे पास मूलभूत संरक्षण सिद्धांत होते हैं, जैसे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये प्रकृति के मूलभूत संरक्षण सिद्धांत है। ठीक उसी प्रकार से जो आवेश का संरक्षण है वो भी प्रकृति का मूलभूत संरक्षण का सिद्धांत है। प्रकृति के अंदर जो कुल आवेश है वो नियत रहेगा, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एक पुराने वाले उदाहरण में चलते हैं। कांच की छड़ लेते हैं, रेशम का कपड़ा लेते हैं, दोनों को घर्षण करवाते हैं। कांच की छड़ धनावेशित होती है, रेशम का कपड़ा हमारा ऋणावेशित होता है। जब हम दोनों की जांच करते हैं, कांच की छड़ की और रेशम के कपड़े की जब हम जांच करते हैं तो जो हमारे कांच की छड़ पर जितने धनावेश होते हैं उतने के उतने ऋणावेश हमारे रेशम के कपड़े के ऊपर होते हैं। यानी पहले अगर आवेश हमारे पास शून्य था, कांच की छड़ रेशम का कपड़ा दोनों उदासीन था, घर्षण के बाद में
धनावेशित कांच की छड़, ऋणावेशित जो हमारे पास रेशम का कपड़ा है, दोनों के कुल आवेश को जब दोबारा जोड़ेंगे तो कुल आवेश हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। यानी कुल आवेश प्रकृति के अंदर नियत है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। जो आप ऊर्जा के लिए परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक वो की वही परिभाषा हम इस आवेश के लिए लिख सकते हैं कि प्रकृति के अंदर किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। कुछ उदाहरण से देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। एक क्रिया होती है प्रकृति के अंदर जिसे हम कहते हैं युग्म विनाश। इसकी बात करते हैं, यह आप आगे पढ़ोगे भी, वैसे भी नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। हमारे पास दो गामा फोटोन बनते हैं। यहां पर हम कुल आवेश को ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्रिया होने से पहले कुल आवेश और क्रिया होने के बाद में कुल आवेश हमारा नियत रहता है या नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास ऋणावेश है तो यहां पर मैं लिख देता हूं -1। पॉजिट्रॉन हमेशा धनावेशित होता है तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूं +1। -1 +1 कुल आवेश, क्रिया होने से पहले कुल आवेश है हमारा 0। गामा फोटोन की बात करते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता, 0। तो देखो क्रिया होने से पहले हमारे पास कुल आवेश 0 है और क्रिया होने के बाद में भी हमारे पास कुल आवेश 0 है, यानी कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। एक दो उदाहरणों में और चलते हैं। न्यूट्रॉन का उदाहरण लेते हैं। नाभिक के अंदर जो हमारा न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के अंदर अपघटित होता रहता है। तो न्यूट्रॉन हमारा बना प्रोटॉन में। जैसे ही प्रोटॉन बनता है साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसे हम बीटा कण भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो पर कोई आवेश नहीं होता, यह आवेश रहित कण होता है। ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन का जो क्षय हुआ है, इन अभिक्रिया के लिए हम देखते हैं कि कुल आवेश नियत रहता है या नहीं रहता। न्यूट्रॉन पर हम पहले से ही जानते हैं कोई भी आवेश नहीं होता, आवेश रहित है। प्रोटॉन पर आवेश होता है तो +1, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1। जोड़ेंगे तो कुल आवेश क्रिया होने से पहले भी 0, क्रिया होने के बाद में भी 0। यहां पर भी हमारा आवेश संरक्षित रह रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 92 U238 यूरेनियम का एक समस्थानिक है जो थ्योरियम के अंदर परिवर्तित होता है। 90 TH234 और इस साथ में एक ये अल्फा कण निकालता है। अल्फा कण को हम हीलियम की नाभिक कहते हैं, यानी 2He4। इसकी बात करते हैं। यहां पर हमारे पास आवेश संरक्षित रहता है या नहीं रहता है, इसकी बात करते हैं। देखो ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या को बताता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल हमारा आवेश से लेना देना है कि आवेश किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो नाभिक के अंदर 92 में हमारे पास प्रोटॉन है तो यहां पर हमारे पास आवेश है +92 यानी 92। थोरियम के अंदर हमारे पास है प्रोटॉन 90 तो यहां पर हमारे पास प्रोटॉन पर धनावेश है 90, और जो हमारे पास हीलियम की नाभिक है इसके पास भी 2 प्रोटॉन है तो यहां पर हमारे पास आ जाएंगे +2। जोड़ेंगे तो इधर हमारे पास +92। अब यहां पे देख लो आप, जो हमारे पास नाभिकीय अभिक्रिया है, क्रिया होने से पहले हमारे पास कुल आवेश 92 है, क्रिया होने के बाद में भी हमारे पास कुल आवेश 92 है, यानी आवेश हमेशा संरक्षित रहता है क्रिया होने से पहले और क्रिया होने के बाद में कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं आवेशों की निश्चरता। पहले इसकी बात करते हैं, निश्चरता का मतलब क्या है। इसके लिए थोड़ा सा एक क्लास ऊपर के अंदर जाना पड़ेगा आपको। आपेक्षिकता के सिद्धांत, आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत में चलते हैं। आइंस्टीन कहता है अपेक्षिकता सिद्धांत में कि जब कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग या उसके आसपास गतिशील होती है तो उसकी कुछ राशियों में परिवर्तन होता है, जैसे कि द्रव्यमान।
m बराबर एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट विराम अवस्था में द्रव्यमान है। जैसे ही कण हमारा, वस्तु हमारी प्रकाश के वेग से गतिशील होती है, वैसे वैसे जो द्रव्यमान है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी लंबाई होती है, वस्तु की जो लंबाई होती है, वो प्रकाश के वेग से चलने पर वो लंबाई हमारी घटती है और जो समय होता है वो हमारा बढ़ता है। ये आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत में बताया गया है कि जो हमारे पास वस्तु की लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये निर्देश तंत्र और वस्तु के वेग पर निर्भर करते हैं। आवेशों की निश्चलता का मतलब यह है कि वस्तु चाहे गतिशील हो, वस्तु चाहे गतिशील हो या फिर वस्तु हमारी स्थिर अवस्था में हो, वस्तु चाहे गतिशील हो, वस्तु चाहे स्थिर हो, दोनों स्थितियों में वस्तु पर आवेश का मान नियत रहेगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि आपेक्षिकता सिद्धांत में हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान बढ़ता है, लंबाई घटती है, समय भी बढ़ता है, ये राशियां परिवर्तित हो रही है, लेकिन आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरे पास ये वाली वस्तु है, इस पर 5 कूलाम आवेश है, वस्तु विराम अवस्था में है तब भी 5 कूलाम आवेश रहेगा, वस्तु अगर प्रकाश के वेग से गतिशील हो जाएगी तो भी इस पर 5 कूलाम आवेश ही रहेगा। आवेश का मान न तो घटेगा, आवेश का मान नहीं बढ़ेगा, यानी आवेश का मान नियत रहेगा। इसी को कहा जाता है आवेशों की निश्चलता। किसी वस्तु पर जो आवेश होते हैं वो निर्देश तंत्र और वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, इसी को कहा जाता है आवेशों की निश्चलता। वस्तु चाहे गतिशील अवस्था में है, वस्तु चाहे स्थिर है, दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा नियत रहता है। तो ये हमारे हो गए 3 गुणधर्म। लास्ट चौथे गुणधर्म में चलते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, यहाँ पे एक छोटा सा शब्द आ रहा है, क्वांटा। सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि ये क्वांटा होता क्या है, इसी की बात करते हैं। सबसे पहले क्वांटा है क्या चीज, एक उदाहरण देता हूं। आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा जो बाजार में चल सके? पैसे तो चलेंगे नहीं, सबसे छोटा टुकड़ा 1 रुपया चल सकता है बाजार के अंदर। तो 100 रुपए का सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा भाग जो बाजार में चल सकता है वो हमारा 1 रुपया है। तो रुपए का क्वांटा हम कह सकते हैं 1 रुपया है, रुपए का क्वांटा हमारा 1 रुपया है। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे आवेश हैं, ये आवेश भी हमारे क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब आवेश भी सतत ना होकर के छोटे 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 टुकड़ों के रूप में होते हैं। और जो इसका सबसे छोटा टुकड़ा होता है, सबसे जो छोटा क्वांटा होता है वो हमारा होता है 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा टुकड़ा हमारा है 1 इलेक्ट्रॉन। अब आवेशों का क्वांटीकरण यह कहता है कि वस्तु पर जो हमारा कुल आवेश है वो कुल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के, या 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जो क्वांटा है इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। पूर्ण गुणज का मतलब कुल आवेश हमारा प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, इस डैश 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 n इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हो सकता है कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 3/2 इलेक्ट्रॉन, कभी भी 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/5 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से भिन्नात्मक संख्या में कभी भी वस्तु पर आवेश नहीं होता है। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसी को कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण। यहां पर आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जब हम वस्तुओं को घर्षण करवाते हैं, आपस में घर्षण करवाते हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो हमारे आवेश जाते हैं, आवेशों का स्थानांतरण होता है, वो भी हमेशा इलेक्ट्रॉन के इस पूर्ण गुणज के ही रूप में होता है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, ये भी कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है, ये भी हमेशा इस पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। तो इसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। यहां से कंपटीशन एग्जाम में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम बात करेंगे। तो यहां पर कुल आवेश को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई। यहां पर जो हमारे पास n है वो पूर्ण संख्या है,
यानी +-1 +-2 +-3 डैश 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 इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया आवेशों का क्वांटिकन। जो हमारे पास आवेश का क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि आवेश का जो हमारे पास क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो खोज की थी मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग के अंदर। लेकिन एक वैज्ञानिक और हुए थे जिनका नाम था गैलवान। वैज्ञानिक हमारे हैं गैलवान। इन्होंने कहा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूलभूत कण नहीं है, इसके ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा और बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों को कहा जाता है क्वार्क। ये जो हमारे क्वार्क होते हैं ये मूलभूत कण होते हैं। क्वार्क हमारे मूलभूत कण हैं, इनकी संरचना अभी तक ज्ञात नहीं है। थोड़ा सा क्वार्क की बात कर लेते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम में। क्वार्क वे मूलभूत कण हैं जिनकी जो संरचनाएं हैं वो अभी अज्ञात है। क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गेज लेप्टॉन और दूसरे होते हैं हमारे बोसोन। लेकिन स्पिन के आधार पर, चक्रण के आधार पर हम ये जो हमारे क्वार्क है इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो हमारा होता है फर्मियोन और एक होता है बोसोन। फर्मियोन जिनके लिए जो हमारा चक्रण होता है वो 1/2 होता है S बराबर। इसी प्रकार से जो बोसोन होता है उनके लिए हमारा चक्रण पूर्ण संख्या के रूप में होता है, यानी 1। फर्मियोन के लिए 1/2 और जो हमारे बोसोन होते हैं पूर्ण संख्या यानी 1 के रूप में उनका चक्रण होता है। यहां पर जो हमारे काम के जो क्वार्क हैं वो केवल फर्मियोन है, उन्हीं की बात कर लेते हैं। मूल रूप से हमारे जो फर्मियोन होते हैं वो 6 होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। चलो, तो हमारे पास जो फर्मियोन है, क्वार्क कणों की बात करें, जो फर्मियोन है वो 6 है, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ये हमारे पास 6 क्वार्क हैं। ऊपर वाले जितने भी क्वार्क है जो तीनों हैं, इनके लिए हमारा चक्रण होता है 1/2 और इनके ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश होता है 2/3 ई के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका 2/3। नीचे वाले जो हमारे पास है उनके ऊपर हमारे पास होता है चक्रण वही 1/2, लेकिन जो आवेश होता है वो माइनस का 1/3 ई होता है। यहां से आने वाला कुछ नहीं है। यहां पर हमारे पास 2 प्रश्न बनते हैं कि प्रोटॉन को अप और डाउन के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है और न्यूट्रॉन को अप और डाउन के बीच, अप और डाउन के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ये 2 कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रोटॉन को लिखने का तरीका देखिए, क्वार्क को लिखने के रूप में U, U और D, ये हम प्रोटॉन को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसको हम लिख सकते हैं U, D और D के रूप में। देखिए यहां पर इसे हम आवेश संरक्षण सिद्धांत के आधार पर देखते हैं ये हमारा सही है या फिर नहीं है। प्रोटॉन पर हमारे पास आवेश होता है प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। जो प्रोटॉन पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी के बराबर होता है, लेकिन धनावेश के रूप में। यू के लिए चलते हैं। यू के लिए अभी हमने लिखा था 2/3, दूसरे यू के लिए हम लिखेंगे 2/3, जबकि डाउन के लिए हमने लिखा था 1/3। ये हमारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुना के रूप में है। इसको जोड़ते हैं, देखते हैं। तो लघुत्तम 3 ऊपर आ जाएगा 2 + 2 - 1, 4 - 1 यानी 3/3 ई, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन को लिखने का तरीका है U, U और D। इसी तरीके से न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका है U, D, D। इसे भी इसी रूप से ज्ञात करके देख लेते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0। U के लिए हमारे पास आवेश 2/3 ई। D के लिए हमारे पास माइनस का 1/3 ई। दूसरे D के लिए भी माइनस का 1/3 ई। जोड़ेंगे तो 2/3 ई, माइनस और माइनस 1/3, 1/3 जोड़ेंगे तो माइनस का 2/3 ई। कुल आवेश हो गया हमारे पास 0।
तो प्रोटॉन को लिखा जाता है UUD के रूप में और न्यूट्रॉन को लिखा जाता है UDD के रूप में। ये हमारे पास हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका। तो ये हमारे आवेश के 4 गुणधर्म है। जो लास्ट वाला है आवेशों का क्वांटीकरण, वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट परिभाषा पूछी जाती है, इसके लिए 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है आवेशों के क्वांटीकरण के ऊपर, जबकि कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं और क्वार्क के रूप में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पूछे जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपना पॉइंट है कूलाम का नियम। जो कूलाम का नियम है, यहां से अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाता है। यहां से हम बल से हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, विभवांतर, इस प्रकार से बहुत सी चीजें हम ज्ञात करेंगे। तो कूलाम का नियम, सबसे पहले कूलाम का नियम 2 बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 2 हमारे पास बिंदुवत आवेश हैं। पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, और मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी है हमारे पास स्मॉल r। यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे पास आवेश है ये एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में होने चाहिए। विद्युत क्षेत्र हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो जब ये एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में होते हैं तभी इनके बीच में बल लगता है। तो कूलाम कहता है कि 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल तो तब लगेगा जब दोनों आवेश हमारे विपरीत प्रकृति के होंगे, धनावेश और ऋणावेश। और अगर एक जैसी प्रकृति के धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश है तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम कहता है 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या कूलाम बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश Q1 Q2 यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल और इनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहता है कि 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, तो दोनों आवेशों के गुणनफल और दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कहते हैं कूलाम का नियम। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो F समानुपाती, ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 और नीचे हमारे पास आ जाएगा r²। पहले भी पढ़ रखा है कि जब भी हम किसी समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक आता है। तो यहां पर हमारे पास नियतांक आ जाएगा k। तो F बराबर हो जाएगा k Q1 Q2 बटा में r²। ये नियम जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो नियम है, ठीक उसी प्रकार से है। केवल यहाँ पर जो हमारे पास द्रव्यमान आता था उन द्रव्यमान को हमने आवेश से परिवर्तित कर लिया है। इसके अलावा हमारा जो नियतांक है वो परिवर्तित हो जाएगा, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। M1 M2 की जगह Q1 Q2, दूरी हमारी वो की वही। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल G था, उसके स्थान पर आ गया K। तो यहाँ पर जो हमारे पास कूलाम बल है उस कूलाम बल का फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि ये जो हमारे पास K है ये क्या है और इसका मान क्या क्या होता है। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच में कोई भी प्रकार का माध्यम है, गैस है या फिर हमारे पास पैराफिन मोम है, पानी है, तेल है, किसी भी प्रकार का अगर कोई माध्यम है तो ऐसी स्थिति के अंदर K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है इसे माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। माध्यम की विद्युतशीलता, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। विद्युतशीलता अलग से हमारे पास टॉपिक है। अगर माध्यम नहीं है, केवल निर्वात है, तो ऐसी स्थिति के अंदर K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अभी हम केवल K की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट को छोड़ देते हैं।
ये जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको जब सोल्व किया जाता है तो इसका मान आता है 9 इंटू 10⁹ मात्रक की बात करते हैं। देखिए के को यहीं पे रखते हैं, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, के को यहीं पे रखते हैं, आवेश का मात्रक हो जाएगा कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास कुलाम का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो देखिए मात्रक क्या आता है हमारे पास के का, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बट्टा के अंदर हमारे पास आ जाएगा कुलाम का स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं आता है। जब भी न्यूमेरिकल प्रश्न दिए होते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ राशियां दी जाती है, के का मान कभी भी दिया हुआ नहीं आएगा, तो ये आपको याद रखना है। निर्वात वाला आपको हमेशा याद रखना है। तो निर्वात के लिए हमारे पास के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर। ये जो हमारे पास मान आया है, ये मान हमारा एसआई या फिर एमकेएस पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में के का मान हमेशा 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा फ्रैंकलिन स्क्वायर या ईएसयू स्क्वायर, या आगे इसका मात्रक हो जाएगा। आपको फिजिक्स के अंदर एसआई या एमकेएस पद्धति हमेशा याद रखनी है। तो के बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर, ये तो हो गया एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में के का मान होगा 1। ये हमारा कुलाम का नियम। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।